हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि पॉइंट चार्ज के लिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। चलिए सबसे पहले फटाफट उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसकी वजह से अगर मुझे किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करो कि एक टेस्ट चार्ज इसके ऊपर रख दो। लेट्स से दिस टेस्ट चार्ज इज दिस, और यहां पे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो निकालो। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज विच इज Q नॉट। तो सिंपल सा फंडा हमको यही यूज करना है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखो, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। दैट्स हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए और दूसरी बात हमने क्या की थी, हमने दूसरी बात जो देखी थी वो ये थी कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से निकालते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे कोई प्लस Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अभी हमने ये बात डिस्कस की कि यहां पे रखो Q नॉट चार्ज और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लगने वाला फोर्स विच इज KQ नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे रखा हुआ चार्ज विच इज Q नॉट। इससे ये गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास निकल के आ जाएगी KQ बाय R स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरीके से। अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। कुछ इस तरीके से। अब ये रेडियली आउटवर्ड कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, और ये रेडियली इनवर्ट कहां से आ रही होगी, इन्फिनिटी से। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और क्या बात हमने डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी और चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, लेट्स से ये चार्ज पार्टिकल मेरे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है E, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, और ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब अगर आप गौर से देखो इस चीज को, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली इसको कैलकुलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। यस और नो। तो अगर आप गौर से याद करो कि लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 इनके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं जिनके अंदर हमने किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है, तो क्या अगर मुझे जिस पॉइंट पे वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो बाकी सब चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो क्या मैं चुटकियों में निकाल सकता हूं बाय डिवाइडिंग दैट चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन दैट पॉइंट। यस और नो। तो बिल्कुल हम आसानी से ये चीज कर सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लाया हूं जिनको सोच के, जिनको समझ के हम आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सवाल हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर हमें क्या बोला गया था कि 3 चार्ज पार्टिकल Q Q Q इस तरीके से रखे गए हैं। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो हमने इसके ऊपर निकाला, इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया इन दोनों की वजह से वो निकल के आया ये।
अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर मुझसे ये बात पूछ लेता, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने कहा P, कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम क्या बात बोलेंगे कि इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये रहा √3kq² डिवाइडेड बाय a²। यस और नो? डिवाइडेड बाय फोर्स तो ये लग रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल वो कितना है, q, तो एक q से एक q गया, तो इसका आंसर आ जाएगा √3kq डिवाइडेड बाय a²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर कितनी हो जाएगी, √3kq डिवाइडेड बाय a²। इसी तरीके से अगला सवाल क्या है हमारे पास, यहां पे मैंने Q Q Q और Q इस तरीके से चार्ज पार्टिकल रखे। अगर कोई मुझसे ये बात, इस सवाल में तो क्या बात पूछ रखी है कि इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। अगर कोई मुझसे ये बात पूछ लेता कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया उसको डिवाइड कर देंगे यहां पे रखे हुए चार्ज से। यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया था, ये आया था, इसको Q से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक Q से एक Q चल जाएगा, kq बाय r² इंटू √2 प्लस 1/2। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सेंटर के ऊपर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अगर कोई मुझसे ये बात पूछ लेता कि इसकी और इसकी वजह से सेंट्रॉइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 आया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी, यस और नो। और इसी तरीके से हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाया था कि अगर मेरे पास पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है ऑफ इक्वल साइड्स, तो मेरे पास जो सेंटर के ऊपर नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगन है ऑफ इक्वल साइड्स, तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो भी 0 आएगी। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों? क्योंकि सेंटर के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था हमारे पास, अब क्या किया, Q 2Q 3Q 4Q और सेंटर पे रखा हुआ है Q0। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था वो ये निकल के आया था, जिसका डायरेक्शन था ये, यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब अगर कोई मुझसे ये बात पूछ लेता कि सेंटर पे Q 2Q 3Q और 4Q इनकी वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया इसको डिवाइड करना है यहां पे रखे हुए चार्ज से। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या यहां पे Q0 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 4√2kq डिवाइडेड बाय l²। और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। तो हमने डायरेक्शन भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगेन उसी तरीके का सवाल है, Q 2Q 3Q और 4Q। अच्छा सॉरी उसी तरीके का सवाल नहीं है, उसी को हमने थोड़ा सा तोड़ के मतलब शॉर्टकट उसका एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि इसको अपोजिट वाले में तोड़ो और फिर चीजों को सोचो। जैसे 3Q को तोड़ा 2Q और Q, इसका Q और इसका Q तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की वजह से अगर चीजें सोचोगे तो हमारे पास अगेन आंसर सेम ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा सोच सकते हो। कैसे, इस अपोजिट वाले को इसकी फॉर्म में तोड़ो, 3Q को तोड़ा 2Q प्लस Q, इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये Q को ये Q कैंसिल कर देगा, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी 2Q की वजह से, जो कि आएगी इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये 2Q है, ये 4Q है, तो मैंने क्या किया कि इस 4Q को तोड़ा 2Q प्लस 2Q। एक 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक 2Q की वजह से इस डायरेक्शन में, तो इससे ये
कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ 2q, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में, और अगेन मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम केस सिनेरियो कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, q माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू क्यू क्यू, और सेंटर पे रखा हुआ है क्यू नॉट, और सेंटर पे मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा था, तो जिसका डायरेक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन में आया था, और वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी। अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो नेट फोर्स ये आया, इसको डिवाइड कर दो सेंटर पे रखे हुए चार्ज से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और डायरेक्शन भी हमारे पास यही हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या था, इस तरीके से ये चार्जेस रखे गए, ओरिजिन पे रखा हुआ है 1 कूलम, 1 मीटर पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 2 मीटर पे रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम, 3 मीटर पे रखा हुआ है 27 माइक्रोकूलम, और इस तरीके से हमारे पास चार्जेस रखे गए हैं। तो मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब इन सब की वजह से 1 कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर निकल के आया ये। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में यही आएगी, बस जो वैल्यू हो जाए, जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी डिफाइन किया था कि एक कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, दैट्स हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे तो ऑलरेडी 1 कूलम ही रखा हुआ है, तो जो फोर्स लग रहा है वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहां पे रखे हुए चार्ज से डिवाइड कर दो, चार्ज कितना है 1 कूलम, इसको 1 से डिवाइड करोगे, अगेन आपके पास यही वैल्यू निकल के आएगी, बस यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है अगला सवाल हमारे पास क्या है, ओरिजिन पे रखा प्लस क्यू, 1 मीटर पे रखा प्लस क्यू, 2 मीटर पे रखा माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से मेरे पास इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, फाइंड फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विच इज एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, कि प्लस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। और हमारे पास आफ्टर ऑल कैलकुलेशन जो आंसर निकल के आया वो आया 4/5 kq², और डायरेक्शन ये, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है 4/5 kq²। तो अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के ऊपर रखे चार्ज से डिवाइड कर दो, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5 kq। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के लिए। क्या बात थी कि यहाँ पे मैंने मतलब 2 केसेस देखे थे। पहला केस क्या था, जब एक दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हो, तो मेरे पास Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इक्विलिब्रियम ना तो इस तरफ आएगा ना इस तरफ आएगा, इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आएगा। और कहाँ पे आएगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 प्लस Q1 इंटू L, और Q1 क्या है हमारे पास, स्मॉल चार्ज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हमने ये चीज निकाली थी कि यहां से x डिस्टेंस दूर, और x की वैल्यू ये रहेगी, x डिस्टेंस दूर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा इस पॉइंट के ऊपर आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। तो अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि इन दोनों चार्जेस को मैंने इस तरीके से रखा, किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तब भी मेरे पास आंसर क्या इसी तरीके से निकल के आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से निकल के आएगा। और अगेन हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस जहां पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव या फिर दोनों चार्जेस नेगेटिव हो। इसके बाद हमने सेकंड केस भी देखा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो लेट्स से Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है, तो हमने ये बात देखी थी जो इक्विलिब्रियम आएगा वो सेंटर पे नहीं आएगा, कहां पे आएगा, छोटे चार्ज के इस तरफ, मतलब आइदर
दूसरी साइड ऑफ द छोटा चार्ज, और किस डिस्टेंस पे आएगा वो हमने निकाला था, कहां पे, ये रहा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था वो ये था कि x इज इक्वल्स टू रूट q1 डिवाइडेड बाय रूट q2 माइनस q1 इनटू l, और q1 यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर चार्जेस है, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया ये बीच में नहीं, छोटे चार्ज के दूसरी तरफ आएगा, और कितना डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है x, और कितना आएगा, रूट q1 डिवाइडेड बाय रूट q2 माइनस q1 इनटू l, और q1 क्या था हमारे पास, छोटा चार्ज। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया, मतलब नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। तो अगर मेरे पास सेकंड केस आता है जहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब भी हम यही बात कहेंगे कि सिमिलर वे में हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सवाल भी था, क्या सवाल है कि एक 4q चार्ज है, एक 9q चार्ज है, और इस केस में हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से मैंने x डिस्टेंस लिया, छोटे चार्ज से x डिस्टेंस लिया, तो यहां पे जो x की वैल्यू आएगी रूट 4q डिवाइडेड बाय रूट 4q प्लस रूट 9q इंटू l 2/5l। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो था, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जीरो होगी। अगला एग्जांपल क्या है हमारे पास, अगला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि एक 4q लिया, एक -9q लिया, तो छोटा चार्ज कौन सा है, 4q, तो 4q के इस तरफ जो x डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रूट 4q रूट 9q माइनस रूट 4q इंटू l। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 2l। मतलब यहां से 2l डिस्टेंस के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां से 2l डिस्टेंस के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी जीरो आएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल ये तो हमने शायद लास्ट लेक्चर में ही देखा था। क्या बात थी कि मुझसे ये बात पूछी थी कि 6th चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया था वो ये निकल के आया था। अब कोई मुझसे वेक्टर फॉर्म में ये बात पूछ ले कि 6 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट जो है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या करो, यहां पे रखे हुए चार्ज से डिवाइड कर लो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें ये क्यू स्क्वायर ना होके सिर्फ और सिर्फ एक क्यू होगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्यू आएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और एक और सवाल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसमें आपसे क्या बात पूछ सकता है कि Q Q Q Q की वजह से ये जो यहां से H डिस्टेंस ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, हमने इस पॉइंट के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाला था, और जो नेट फोर्स निकल के आया था वो कुछ ये निकल के आया था, यस और नो। और क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी यही होगी। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल कुछ इस तरीके से था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक एक्सटेंडेड रॉड थी और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो जो फोर्स निकल के आया था उसकी वैल्यू कुछ ये थी। अब अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि ये जो चार्ज रॉड है मेरे पास, इसकी वजह से यहां से ए डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स से यहां पे रखे हुए चार्ज को डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, तो इसको क्यू से डिवाइड कर दूंगा। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो आएगी कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A इंटू A प्लस L। तो इस तरीके से हम जो भी सवाल अभी तक हमने सॉल्व किए हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्जेस है, एक 6Q 4Q 2Q एंड Q, और ये सर्कल के 4 पॉइंट्स पे रखे हुए हैं। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब बात समझो कि
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे मतलब जो मैं तोड़ने वाली बात कर रहा था एक सवाल के अंदर, उस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये बड़ा है तो इसको तोड़ूंगा इसकी फॉर्म में। तो मैंने इसको तोड़ा 2q प्लस 4q। अब ये जो 2q है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और ये जो 2q है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी सिर्फ और सिर्फ 4q की वजह से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट्स से मैंने उसको कहा E1, और इस E1 की वैल्यू कितनी होगी, कि 4q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यस और नो। अब इस तरफ देखो, यहां पे q छोटा है और 4q बड़ा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं, q प्लस 3q। इस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी वो तो कैंसिल हो जाएगी, इस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में आएगी, ओवरऑल मेरे पास बचेगा इस 3q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, और ये हो जाएगी E2। तो E2 की अगर मुझे वैल्यू लिखनी है तो E2 कितनी हो जाएगी, के 3q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आप गौर से देखो तो क्या मैं इसको 4e लिख सकता हूं, और क्या मैं इसको 3e लिख सकता हूं। यहां पे e की जो वैल्यू है वो है kq बाय r स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 9e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, सॉरी 16e स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 5e। तो इस डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई हमसे ये बात पूछ ले कि ये वाला एंगल कितना होगा, फाई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि tan फाई जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, E2 बाई E1। E2 है 3e और E1 है 4e, तो ये आ जाएगा 3/4। और 3/4 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, E1 कितना है 3/4, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। tan फाई आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 3/4, सो जो मेरे पास फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 37 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये 37 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि -2q, -2q, 2q और q। अब अगर आप गौर से देखो तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीजें यहाँ पे बेसिकली जो तोड़ने वाली चीजें हैं वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तभी हमारे पास लगती है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपस में कैंसिल होगी नहीं, और कैंसिल नहीं होगी तो तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है भैया, चलिए किस तरीके से सॉल्व होगा, तो लेट्स से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, लेट्स से इसको मैंने बोला E1 k इंटू 2q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यस और नो। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, और क्या उसकी भी वैल्यू मेरे पास यही रहेगी, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2, तो ये E1 इस डायरेक्शन में और E2 भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में। चलिए अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट्स से इसको मैंने बोला E3, और अगर चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है तो क्या हमारे पास E3 की वैल्यू भी यही रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी।
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, और लेट्स से इसको मैंने बोला E4, तो E4 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/R²। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया। अब अगर आप गौर से देखो तो इस तरफ है 2KQ/R² और इस तरफ है KQ/R², तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा 3KQ/R² और ऊपर की तरफ आ जाएगा 4KQ/R², यस और नो। और अगर ऐसा आ गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा 5KQ/R²। और अगर मैं ये बात बोलता हूं कि ये एंगल फाई है तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 विच इज 37 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके का सवाल है और कुछ इस तरीके से हमने चार्जेस रखे। बेसिकली घड़ी के जो 12 नंबर होते हैं उनके ऊपर चार्जेस कुछ इस तरीके से रखे। फर्स्ट नंबर पे Q, दूसरे नंबर पे 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इस तरीके से हमने चार्जेस रखे और मुझसे सवाल में वही बात पूछी है कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब सिंपल सा फंडा, मैं क्या कर रहा हूं, इस 6Q और इस 12Q ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा हूं। कैसे, इसको तोड़ूंगा 6Q + 6Q पे, तो ये जो 6Q है आएगा इस तरफ और इसका जो 6Q आएगा इस तरफ, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल मेरे पास बचेगा 6Q की वजह से इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से इसको मैंने बोला E1 और E1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, K 6Q डिवाइडेड बाय R², इसको मैंने बोला 6E और E की वैल्यू कितनी हो गई, KQ/R²। ठीक है भैया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब इसको और इसको देखोगे तो आप इसको तोड़ोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे 6Q + Q, तो एक Q से एक Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। ओवरऑल जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 6Q और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है भैया, फिर अब इसको और इसको देखोगे तो अगेन मेरे पास 6E, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि 6KQ/R², तो 6E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। इसको मैंने बोला 6E। ठीक है, अब इसको और इसको देखोगे तो इसको तोड़ोगे 6Q + 2Q, तो 2Q से 2Q कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल मेरे पास बचेगा 6Q, तो अगेन मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी और वो कितनी आएगी, 6E। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला हो गया। अब इसको और इसको देखोगे तो ये 3Q, ये 9Q, सो इसको तोड़ेंगे 6Q और 3Q के अंदर, 3Q से 3Q वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, ओवरऑल बचेगी 6Q वाली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अगेन मेरे पास आ जाएगी 6E। ये वाला और ये वाला भी हो गया। इन दोनों में भी सेम कहानी होगी, इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 6E और इन दोनों में भी सेम कहानी होगी, तो इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 6E। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब ओवरऑल मेरे पास जो सिनेरियो बचा वो ये निकला कि इस तरफ मेरे पास एक आई 6E, इस तरफ मेरे पास आई एक 6E, इस तरफ मेरे पास एक आई 6E, एक 6E इस तरफ, एक 6E इस तरफ और एक 6E इस तरफ। अब अगर आप गौर से देखो
तो ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये इक्वल भागों में डिवाइड होगा, तो ये होगा 30 30 30। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो 6E है, ये यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका ये जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा 6E cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, 6E इंटू 1/2। सिमिलरली ये जो एंगल बन रहा होगा, ये मेरे पास बनेगा 6E cos 60। तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 6E cos 60। तो ये जाएगा, ये जाएगा। इसका ये कंपोनेंट आएगा 6E sin 60 और इसका ये कंपोनेंट आएगा 6E sin 60। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, 2 इंटू है 6E cos 30 विच इज √3/2 और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा 6E cos 30 विच इज √3/2 और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ sin 30 और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ sin 30, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो फाइनल निकल के आया वो ये निकल के आया कि इस तरफ आया, देखो ये 2 से ये 2 गया और यहां पे बचा 6E प्लस ये 2 से ये 2 गया 6√3E और एक 6E ऑलरेडी था, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए और यहां पे मेरे पास बचा एक 6E। तो ओवरऑल जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वेक्टर फॉर्म में, वो ये निकल के आई कि 6 तो कॉमन आ जाएगा, E की वैल्यू है KQ/R², KQ/R²। अंदर क्या बचा 1 + 1 वुड बी 2 + √3I कैप 6E। तो ये 6E तो मेरे पास यहां पे आ गया J कैप। तो ये मेरे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी विच विल बी एट सेंटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, a charged particle of radius 5 × 10⁻⁻7 meter is moving in horizontal electric field of intensity this. The surrounding medium is air with coefficient of viscosity this. If this particle is moving with uniform horizontal speed of 0.02 meter per second, find number of excess electron on the drop. क्या बात बोली है कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर लेट्स से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जिसकी वैल्यू मुझे गिवन में है। अब ये जो पार्टिकल है ये एयर के अंदर है, एयर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे गिवन में है। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ड्रॉप। अब अगर मुझे ये बात बोल रखी है कि ये जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वही इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी और इसके ऊपर क्योंकि ये एयर के अंदर है और मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है, तो इस डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा और विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 6 पाई नीटा RV और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा विच इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो मुझसे सवाल में ये बात बोल रखी है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा और नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब Q इंटू E इट शुड बी इक्वल्स टू 6 पाई नीटा RV। यस और नो? तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि Q इंटू E इट इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा RV। और मुझसे सवाल में ये बात पूछी है फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन द ड्रॉप। अभी के लिए मैं ये बात मान लेता हूं कि मुझे निकालना है चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज हो जाएगा 6 पाई
नीटा आर वी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए 6 पाई। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये दे रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻5, 1.6 इंटू 10⁻⁻5, तो ये नीचे चल के 10⁻5 हो जाएगा। इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻7, तो 5 यहाँ पे 10⁻7 नीचे आ जाएगा। इंटू टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड कितनी दे रखी है 0.02, तो 2 इंटू 10⁻2 होगा, तो 10⁻2 नीचे आ जाएगा। डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू 10⁻5, तो ये पाई से ये पाई गया, ये 2 से ये 2 गया, और किसी से कुछ जा रहा है क्या? और किसी से कुछ नहीं जा रहा। ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 5, इट विल बी 8, एंड 8 6 48। यस और नो? 1.6 इंटू 5 वुड बी 8, 8 6 48, 48 इंटू 5 प्लस 7 वुड बी 12, 12 प्लस 2 14, एंड प्लस 5 वुड बी 19 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज इस ड्रॉप के ऊपर होगा तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तभी मेरे पास QE विल बी इक्वल्स टू विस्कस फोर्स। यस और नो? अब मेरे पास चार्ज तो आ गया, लेकिन मुझसे सवाल में चार्ज नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन ऑन द ड्रॉप, कि एक्सिस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो मुझे ये बात पता है कि Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी है? Q आया मेरे पास 48 इंटू 10⁻⁻19, इट इज इक्वल्स टू N की वैल्यू मुझे निकालनी है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इससे ये गया, तो N की वैल्यू आई 48 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10, 16 3 तो N की वैल्यू आई मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हो जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात को जरा गौर से समझे कि हो सकता है कि हमने ये डायग्राम गलत बनाया। क्यों गलत बनाया? बात को जरा गौर से समझे कि मुझसे ये बात बोली है कि फाइंड नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ड्रॉप के ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है। और अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास अपोजिट होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में बना रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनानी होगी। I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? Find velocity of block when block leaves the contact with the surface. मेरे पास क्या सिचुएशन है कि एक हेमिस्फेयर मेरे पास रखा हुआ है और ये मेरे पास फिक्स है, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। अब लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। मुझे सवाल में ये बात दे रखी है, क्या बात दे रखी है कि ये जो m मास का ब्लॉक है इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा QE, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हल्का सा आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा, इसके ऊपर mg भी लग रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब किसी थीटा एंगल पे जाके ये इस हेमिस्फीयर के साथ कांटेक्ट को लूज कर देगा। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये कांटेक्ट को लूज कर रहा होगा तो इसके पास स्पीड कितनी होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
सिंपल सा फंडा कि जब भी कांटेक्ट लूज होगा उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी के अंदर। यस और नो, बिल्कुल सही बात। चलिए देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन होगी। अगर इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा विच इज माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। और क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स से ये जो एंगल है ये है थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अगर ये थीटा होगा तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है QE। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में आएगा QE cos 90 माइनस थीटा विच इज QE sin थीटा। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब मुझे ये बात पता है कि अगर मैंने बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, और रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि mv²/r। अच्छा, एक फोर्स और लगाना तो भूल ही गए कि यहां पे एक इस डायरेक्शन में नॉर्मल भी लग रहा होगा, तो mv²/r प्लस QE sin थीटा प्लस नॉर्मल, इट शुड बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। और क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है जहां पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस पॉइंट पे जाके नॉर्मल मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो mv²/r की जो वैल्यू हो जाएगी, चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, mv²/r इट इज इक्वल्स टू प्लस QE sin थीटा इट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे मैंने इसको रिलीज किया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि लेट्स से इस तरीके से अगर ये r है तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा r cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा r sin थीटा। अब जब भी मुझे वेलोसिटी को रिलेट करना होता है तो मैं क्या करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। तो यहां से लेके यहां तक मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्स? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। दिस इज व्हाट वी कॉल वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो हो जाएगा जीरो, क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो हमारे पास रहेगा जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे मतलब है। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ, और इसकी वैल्यू है r1 माइनस cos थीटा। ये पूरा r था, इसमें से r cos थीटा माइनस हो गया तो r माइनस r cos थीटा विच इज इक्वल्स टू r1 माइनस cos थीटा, और mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन मेरे पास आएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा mgr1 माइनस cos थीटा प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो क्या वो r sin थीटा होगा, तो मेरे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा QEr sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए अब अगर आप गौर से देखो तो यहां से अगर मैं QE sin थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये इस तरफ चला जाएगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं mgr माइनस mgr cos थीटा प्लस QE sin थीटा की मैं वैल्यू लिखूंगा तो सबसे पहले ये इधर जाएगा और
यहां पे मुझे r से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा mgr cos थीटा, ये इस तरफ जाएगा तो और r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r से r चला जाएगा तो माइनस एम वी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो माइनस एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, m से m और ये m चला जाएगा, यहां पे बचेगा g इंटू आर इट इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर प्लस 1/2 वी स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव तो इट विल बी 3/2 वी स्क्वायर। ये 9 नहीं है ना, ये जी आर है, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जी आर और इसका रूट। So this would be the speed when block lose contact with the hemisphere. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट होते हैं और भी आगे जाके धीरे धीरे और चीज़ें सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालना हम सीखेंगे। अभी के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मतलब नया टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ। पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ किस तरीके से होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स डायरेक्शन, बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगी पॉइंट चार्ज के लिए, उसका ग्राफ देखने जा रहे हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन की बात होगी, है ना, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज स्पेस में रखा तो रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, लेकिन हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी E वर्सेस X का ग्राफ बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आप गौर से देखो तो मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी KQ/x², यस और नो। अब प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की तरफ देखूं तो वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ का जो साइन होगा इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इस तरफ का जो साइन होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो जब मेरे पास x पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो E वर्सेस x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बना ये ग्राफ? जब मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, तो 1/∞ होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो जाएगी 0। और जब मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा अगर मैं प्लस x की तरफ जाता हूं। अगर मैं माइनस x की तरफ जाता हूं तो अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इसी तरफ होगी, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं ये बात कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ग्राफ कुछ इस तरफ बनेगा। अब सवाल उठता है कि ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? कुछ नीचे बनेगा। क्यों नीचे बन रहा है? क्योंकि मैं जहां इस डायरेक्शन में रहा हूं तो नेगेटिव x में जा रहा हूं, और क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है तो ग्राफ कुछ इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अब अगेन मेरे पास वही बात कि जब मेरे पास x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज है तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो सिंपल सा फंडा, जब मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो जैसा इसका बन रहा था जस्ट अपोजिट कर दो। कैसे अपोजिट कर दो? क्योंकि जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका डायरेक्शन होता है ये, यस और नो, विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर मैं प्लस x में जाता हूं तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है प्लस e, नीचे की तरफ होगा माइनस e। तो ग्राफ मेरा इस क्वाड्रेंट में बनेगा अगर मैं प्लस x की तरफ जाता हूं। और अगेन मेरे पास वही बात, x की वैल्यू इनफाइनाइट, e 0 x की वैल्यू 0, e इनफाइनाइट, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से
बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं -x की तरफ जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगी रेडियली इनवर्ड की तरफ, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस ग्राफ इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, ये तो हमने लिए इंडिविजुअल आइसोलेटेड चार्जेस। अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मतलब एक से ज्यादा चार्ज हो, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है वो है 2+q चार्ज इस तरीके से मैंने रख दिए। तो सोचिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, सबसे पहले हम इस पूरे ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है रीजन 1, दिस इज माय रीजन 2 एंड दिस इज माय रीजन 3। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजन 1 की। अगर आप गौर से देखो एक्स एक्सिस के ऊपर, लेट्स से यहां पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। यस और नो? वो होगी इस डायरेक्शन में। लेट्स से इसको मैंने बोला A और इसको मैंने बोला B, तो इस तरफ जो है वो है EA इस डायरेक्शन में और ये है EB इस डायरेक्शन में। अगर आप गौर से देखो तो मैंने EB का जो वेक्टर की जो लेंथ बनाई है वो छोटी बनाई है एज कंपेयर टू EA। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो रीजन 1 के अंदर ये जो वाला जो चार्ज है ये डोमिनेट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास डोमिनेट करेगी। तो रीजन 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका जो मेजर टाइप होगा वो +q चार्ज की तरह होगा। और +q चार्ज के लिए अगर मैं -x डायरेक्शन में जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी -x डायरेक्शन में जाती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है भैया, अब रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कोई पॉइंट मैंने लिया और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। यस और नो? ये मैंने कहा EB, और A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। लेट्स से ये मैंने कहा EA। अब क्योंकि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ये जो B चार्ज है ये डोमिनेट करेगा, और ये डोमिनेट करेगा तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इन बिटवीन क्या हो रहा होगा कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं तो इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मैंने ये पॉइंट मिड पॉइंट लिया तो मिड पॉइंट लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस है A, ये टोटल डिस्टेंस है A, और लेट्स से ये है A/2 और ये A/2, तो मिड पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से KQ/A/2 का स्क्वायर इस तरफ और इसकी वजह से KQ/A/2 का स्क्वायर इस तरफ, तो मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो 0 होगी। अब बात को जरा गौर से समझे। अगर मैं मिड पॉइंट के इस तरफ देखूं कोई एक पॉइंट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। तो अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो चार्ज होगा इस रीजन के अंदर डोमिनेट करेगा, और अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ
और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, तो इस रीजन के अंदर ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस रीजन के अंदर इसकी चलेगी, और जब इसकी चलेगी तो इसके लिए अगर मैं प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। तो यहां से आते कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। कैसा? ये 0 हो गई। अब इसके अंदर इसकी चलेगी, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो वो नेगेटिव होगी। तो यहां से ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ओवरऑल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो प्लस क्यू के लिए कुछ इस तरफ इस डायरेक्शन में, इसके लिए प्लस क्यू डोमिनेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए कुछ इस तरफ, और यहां पे अगर मैं ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ हमारे लिए बनेगा प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के सिस्टम से। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू की वजह से। तो अगर मैं अगेन इसको 3 हिस्सों में बांटू, रीजन 1, this is my reason 2 and this is my reason 3, this is my charge A and this is my charge B। सबसे पहले देखते हैं रीजन 1 के अंदर। रीजन 1 के अंदर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस तरफ, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस तरफ। लेकिन क्योंकि ये चार्ज पास में है और जैसे ही डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो प्लस क्यू चार्ज मेरे पास डोमिनेट करेगा, और प्लस क्यू चार्ज डोमिनेट करेगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इस तरफ देखूंगा तो इस तरफ अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे देखूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। लेकिन ये चार्ज पास में है तो ये डोमिनेट करेगा, और अगर ये डोमिनेट करेगा तो इसकी वजह से अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है नेगेटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इन बिटवीन अगर आप देखो तो इन बिटवीन क्या सिचुएशन है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरफ और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस तरफ। यस और नो? अब अगर आप गौर से देखो तो क्या होगा कि इस तरफ तो क्या करेगा, ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, और जब चार्ज इस तरफ आएगा तो ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि लेट्स से मैंने कहा ये सेंटर है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड ही हो रही है। बट सिंपल सा फंडा ये है कि सेंटर से इस तरफ ये वाला चार्ज डोमिनेट कर रहा है और सेंटर से इस तरफ ये वाला चार्ज डोमिनेट कर रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो बेसिक सा फंडा, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव रहेगी कुछ इस तरफ। अब ये वाला चार्ज डोमिनेट करने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। तो जो मेरा कंबाइंड सिस्टम बना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? अच्छा, अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनानी है तो ओवरऑल क्या बनेगा, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे और यहां पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 3 रीजन में बांटने जा रहे हैं। दिस इज माय रीजन 1, 2, 3, दिस इज माय चार्ज A एंड दिस इज माय चार्ज B।
अगर मैं रीजन 1 के अंदर देखूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन ये होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका भी डायरेक्शन यही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में ही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस तरफ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरफ देखो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मुझे ये बात पता है कि 1 + q 1 + 4q बीच में कहीं पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। तो किस पॉइंट पे 0 होगी? लेट्स से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है l। तो जो अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां से x डिस्टेंस दूर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी? √q डिवाइडेड बाय √q प्लस √4q इंटू l। तो ये आ जाएगी मेरे पास l/3। तो यहां से l/3 डिस्टेंस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। इससे इस तरफ क्या होगा कि ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहां से होते हुए 0 होगी, और इसके इस तरफ ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसके इस तरफ मतलब इस पॉइंट के इस तरफ ये वाला चार्ज कैसे डोमिनेट करेगा, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। कैसे लोगे? l/3 है तो l/6 ले लो। वो पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो इस l/3 के इस तरफ ये वाला चार्ज डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगी। अब इस तरफ अगर आपको देखना है तो l/3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, और अगर आप जब लोगे तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नेगेटिव ही आएगी, और नेगेटिव आएगी तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपकी क्या बोलते हैं, मतलब किस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ओवरऑल अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसके लिए इस तरफ, यहां पे इस तरफ, और यहां से ये 0 हुआ, और ये इस तरफ यहां से ये डिस्टेंस आया, ये आया l/3। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब एक और ग्राफ है जिसका मैं कुछ हिस्सा ही आपको बता रहा हूं, ज्यादा हिस्सा आपके काम का नहीं है। कुछ हिस्सा उसको देखो कि किस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक तरफ है -q, एक तरफ है +q। हम ये बात जानते हैं कि जब भी मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैग्नीट्यूड में जो छोटा होगा उसके इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पे जाके 0 होगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो यहां से अगर मैं ये बात कहता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास l है, तो यहां से कितने डिस्टेंस दूर जाके मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी? क्या हम वो निकाल सकते हैं क्या? तो वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा x = √q डिवाइडेड बाय बड़ा चार्ज √4q माइनस √q इंटू l। तो ये आ जाएगा l। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l। अब इसके इस तरफ क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है ये डोमिनेट करेगा। अगेन वही बात, कैसे पता पड़ेगा? कोई भी एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लो l/2, और इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। लेट्स से मैंने कोई बीच में एक पॉइंट लिया l/2 डिस्टेंस पे, यहां से जो डिस्टेंस है ये है l/2। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, विच इज E1। क्या मैं इस E1 को निकाल सकता हूं? क्या E1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी होगी? KQ डिवाइडेड बाय l/2 का स्क्वायर, बोले तो l² इंटू 4। तो E1 की जो वैल्यू आई वो आई 4kq/l²। ठीक है भैया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। ठीक है, वो एरो बड़ा बन गया। ठीक है, भावनाओं को समझो। लेट्स से इसको मैंने कहा E2, तो E2 कितना होगा? E2 मेरे पास होगा K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? L + l/2 विच इज 3l/2। तो
तो ये आ जाएगा 9l² डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 4 16k² बाय 9l²। तो अगर आप गौर से देखो तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग और ये आ रहा है मेरे पास 4, तो ये इस तरफ आएगा 16/9k² क्योंकि ये बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस रीजन के अंदर 0 से लेके L तक -q चार्ज मेरे पास डोमिनेट कर रहा है, और अगर -q चार्ज डोमिनेट कर रहा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। तो यहां पे कहीं पे x = L पे आके मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 0 और इसके बाद पॉजिटिव आएगी, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसके इस तरफ अगर आप गौर से देखो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, लेकिन इसके इस तरफ ये वाला चार्ज ही डोमिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात पता है कि kq/x² ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसके लिए ये चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो ओवरऑल दोनों चीजें मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएगी ही। तो इसके इधर ये +4q वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच इज पॉजिटिव। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इन बिटवीन क्या हो रहा होगा? इन बिटवीन मैं ये बात बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं पे इसके पास जो चीजें होगी, इसके आसपास जो होगी, उसके लिए ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा, और इसके आसपास जो एरिया होगा उसके लिए ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसके आसपास बोले तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी विच इज नेगेटिव, तो ये हो गया। इसके लिए बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इस तरफ आएगी, तो अगेन मैं ये बात बोल सकता हूं कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कहीं पे भी ग्राफ की वैल्यू बीच में कहीं पे भी 0 नहीं होगी, ये बात हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में डिस्कस की थी। आई होप ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल ग्राफ मेरे पास कैसा बनेगा? यहां से L डिस्टेंस दूर मेरे पास 0 आएगा और ये कुछ ऐसे, इसके लिए कुछ ऐसे, और बीच में मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आई होप दीज ऑल ग्राफ्स आर क्लियर टू यू, और आई होप आपको एक एक ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसकी क्लैरिटी आई होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।